हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में पिछले साल का पेपर जो है ना, पूरा का पूरा आंसर की के साथ यहाँ ब्रीफली समझा रहा हूँ। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम देंगे। क्लास 11th की बात कर रहा हूँ। ये इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का, ऐसे ही मॉर्निंग वाले का भी है। तो इस वीडियो में इवनिंग का मैं बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करूँगा ताकि आप ये देख सकें कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। ठीक है, देखिए ये हिंदी में है और यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा चरण मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये कह रहा है कौन सा मोस्ट अफेक्टेड होता है बाय एक्सट्रीम वैल्यू से, मतलब अगर थोड़ी बहुत वैल्यू बदल जाए तो जिसमें आंसर में ना बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गा आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर पूछता है ना कि जो लीस्ट है, मतलब जो सबसे कम इफेक्ट होता है, तो वो मीडियन लिख देते हैं आप। ठीक है, सबसे ज्यादा में आता है मीन, सबसे कम में आता है मीडियन। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप इसे पढ़िए। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखी है। तो यहाँ लिखा है कि सांख्यिकी केवल गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। देखिए, हम जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, वो केवल क्वांटिटेटिव की स्टडी करती है और वो जो है ना एग्रीगेट में होते हैं। ठीक है ना, और जैसे अगर मैंने बोला गाय की जो है ना 4 टांगे, अगर मैं एक गाय की बात कर रहा हूँ तब भी हम उसको स्टैटिस्टिक्स में नहीं लेते हैं। जैसे मैंने बोला एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, इसको भी स्टैटिस्टिक्स में नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला 11वीं क्लास में 100 बच्चे हैं, 5वीं क्लास में 80 बच्चे हैं, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स में लेंगे। तो यहाँ पर तो इसने साफ लिख दिया कि ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, बिल्कुल गलत है। अब सेकंड है, कह रहे दुर्लभता सभी आर्थिक समस्या की मूल जड़ है। बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो, ये जो स्केर्सिटी है ना, यही सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। क्योंकि देखो, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो दुनिया में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। तो स्केर्सिटी ही जो है ना वो जड़ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। तो इसका आंसर जो है वो क्या देगा? ये गलत है, ये सही है। तो आंसर यहाँ पर इसके हिसाब से हम खा कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ सैम्पलिंग मेथड। देखो, दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक सेंसस मेथड होता है, दूसरा सैम्पलिंग मेथड होता है। देखिए, जो सैम्पलिंग मेथड होता है ना, उसमें सभी के चुने जाने के इक्वल चांस हो सकते हैं। और उसमें से ना मेन बात यह है कि सैम्पलिंग मेथड में हम कुछ को चुनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पूरा चावल का बोरा है, उसमें सारे चावल खा के तो हम टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़े से चावल लेंगे, चेक कर लेंगे, हाँ भाई ठीक है, तो बोरा पास कर देंगे। तो अब जो सैम्पलिंग है ना, सैम्पलिंग उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? तो जो इसका राइवल होगा ना, जो इसका दुश्मन होगा, वही इसका नहीं होगा। मतलब कहने का जो इससे डिफरेंट जिसमें पूछा जाता है। तो ये जनगणना विधि जो है ना, वो सैम्पलिंग मेथड का पार्ट नहीं है, जबकि वो पूरी तरह अलग है। दोनों में डिफरेंट भी आ रहता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट ये है कि इसमें कुछ आइटम की स्टडी की जाती है, इसमें सभी आइटम की स्टडी की जाती है। सांसद मेथड वहां यूज किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना अलग अलग डिफरेंट टाइप का हो। सैम्पलिंग जहाँ प्रोडक्ट एक टाइप का होता है। ठीक है, फिर ये तो आगे समझ में आपको ये भी याद रखना है कि देखो, ये पिछले साल का पेपर ना, इससे अगर आप कुछ गेन करना चाहते हो तो जो इसमें है उसको भी आप समझ लेना। सैम्पलिंग मेथड में कौन कौन से होते हैं? कन्वीनियंस मेथड होता है, कोटा मेथड होता है, लॉटरी मेथड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध गुणांक का मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? देखो, जो कॉर्लेशन है ना, कॉर्लेशन उसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो जो पूरी तरह से परफेक्ट पॉजिटिव होता है ना, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास +1 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। इनके डायग्राम भी आप देख लो। देखो, यहाँ पे आप देखो, ये लिखा परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कॉर्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा है दूसरा घटेगा। मतलब इसमें या तो दोनों बढ़ते हैं या दोनों घटते हैं। और ये है परफेक्ट नेगेटिव। देख रहे हो, इसमें क्या होता है? अगर एक बढ़ा तो उतना ही परसेंट दूसरा घट जाएगा। मतलब दोनों इक्वल कंपटीशन में होते हैं और अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू घटेगी। ठीक है, इसमें क्या है?
अगर एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा है दूसरा घटेगा। और अगर नो कोरिलेशन आ गया तो ये इस प्रकार का जो है ना, मतलब कोई इसमें समझ ही नहीं आ रहा कि दोनों में क्या रिलेशन है। और यहाँ पर ये जो है ना हायर डिग्री में आते हैं, ये डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव लिखे हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। अगर इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो इस तरीके से आप बना दोगे डॉट डॉट, ठीक है। और ये वैल्यूज होती हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। परफेक्ट की कितनी होती है, हायर की कितनी होती है, मीडियम की, लो की और जीरो की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक है निम्नलिखित में से किसका निर्धारण आयत चित्र की सहायता से किया जाता है। देखो ये कह रहा है इनमें से किसको ना हिस्टोग्राम की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। देखो मैं आपको बता दूं, जो मोड होता है ना उसको हिस्टोग्राम की सहायता से फाइंड किया जाता है। कई बार आपको इस तरीके का इंटरवल दे देंगे, ठीक है, वैल्यू दे देंगे ऐसे 80 से 120, यहाँ पे 150 आ गया मान लो, तो आपने इसका डायग्राम बना देना, जैसे 0 से 40, फिर 80 में ऐसे रफ में बता रहा हूँ, फिर जैसे 80 पर यहाँ पर आ गया, 30 पर यहाँ पे आ गया, 150 पे यहाँ आ गया, और आगे जा रहा है इस तरीके से। तो जो सबसे बड़ा होगा ना, तो आपको उसके इस पॉइंट को इस वाले के बेस से मिलाना है, ऐसे इस वाले के इससे मिला देना। तो जहाँ ये काटेगा तो इस लाइन को सीधा डालेंगे तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हिस्टोग्राम से मोड निकाला जाता है, ठीक है। और जो माध्यिका होता है ना मीडियन, तो उससे निकाला जाता है CF से। तो इसमें लेस देन ओगिव, ये लेस देन होता है जब नीचे से ऊपर जाता है, और एक होता है मोर देन, इसके लिए हमें CF निकालना पड़ता है, ठीक है। और ये जो मीन है ना, ये किसी भी मतलब फिगर या ग्राफ से नहीं निकाला जाता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब आयत चित्र से आंसर क्या आएगा, बहुलक आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पर एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी वर्ग में आने वाली मदों की संख्या को उस वर्ग की आवर्ती कहा जाता है। ये कह रहा है जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती है ना, वो जिस क्लास के अंदर आएंगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, जैसे मान लो 0 से 40 के अंदर 6 आ रहा है, तो 0 से 40 में जो 6 आ रहा है ये फ्रिक्वेंसी कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ना 0 से 40 में 80, तो ये 80 इस वाले की क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। ये कह रहा है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता टू मेजर ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज एक्यूरेटली, मतलब एक्चुअली में वो किसकी कितनी वैल्यू है ये कह रहा है सही से पता नहीं लगा पाते। तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। पर ये जो चीज है ना, ये इसका रीजन नहीं है। देखो अब मैंने 0 से यहाँ 40 लिखा, इसमें वैल्यू 6 लिख दी। अब हमें तो नहीं पता नहीं जो 6 फ्रिक्वेंसी है ये 0 से 40 में किसकी है, मतलब 25 की है, 27 की है, ये 39 की, हमें तो नहीं पता ना। तो ये बात जो है ना ठीक लिखी है, और ये भी ठीक लिखा है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये सारे आंसर्स भी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से ना सही चीज कौन सी है। देखो ध्यान से, देखो ये कह रहा है क्या मीडियन से ओगी, मतलब ओगी से मीडियन निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी सारा ना ये सब गलत लिखा है। क्या लिख रहा है, मोड जो है ना वो बार डायग्राम से निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन पाई डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो ये जो है ना सारे गलत है, और ये बिल्कुल ठीक है। मीडियन मैंने भी आपको बताया भी था, ओगी या ओजाई, इससे हम निकाल सकते हैं। तो डी आंसर का ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन में, माध्यिका का मूल्य सदैव श्रृंखला के सभी मदों के मूल्य पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मिड वैल्यू होती है ना, ठीक है। ये कह रहा बहुलक किसी श्रृंखला के सभी मदों का सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है, ये भी गलत है। दोनों बातें यहाँ पर गलत लिखी हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा। आप देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा है, दोनों इनकरेक्ट वाला। ये तो हमें इनकी कैटेगरीज जैसे ना पता है, आप कर लो। देखो एक क्वेश्चन ना मीन मीडियन मोड, इन तीनों के मेरिट से डिमेरिट्स के ऊपर आ रहा है। तो एक आप दो तो कम से कम इनकी फायदे नुकसान एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से दोनों फॉल्स, ये डी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से उन कठिनाइयों की पहचान कीजिए जिनका सामना सूचकांकों की रचना का समय करना पड़ता है। तो देखो ये डिफिकल्टीज वाला क्वेश्चन अलग से थ्योरी में भी आ जाता है,
तो यहाँ पर देखो बेस सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूला सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वेटेज देने में प्रॉब्लम होती है, इनकम लेवल का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए तीनों यहाँ पे ठीक लिखे। तो ये किसके अंदर ऑप्शन में काम है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट है, ठीक है, सेकेंडरी डाटा जो होता है ना उसमें ओरिजिनिटी नहीं होती, तो बिल्कुल ठीक लिखा है भाई। देखो दो प्रकार के डाटा के सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो ओरिजिनल होते हैं, सेकेंडरी जो होता है वो ओरिजिनल नहीं होते। प्राइमरी में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, सेकेंडरी में टाइम बहुत कम लगता है, डिफरेंट पूछ लेते हैं ना, ठीक है। प्राइमरी में जो है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, सेकेंडरी में कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है। ये रिलायबल होते हैं, ये रिलायबल नहीं होते। ये विश्वसनीय होते हैं प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, और द्वितीयक जो होते हैं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ों में मौलिकता की कमी पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह किसी और व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो रीजन भी इसके अकॉर्डिंग ठीक लिखा है, तो इसका आंसर हम जो एसोसिएशन रीजन वाला है, तो देखना है कि ये लाइन इसके लिए लिखी है, सही लिखी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। देखिए उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है मान लिए आप विद्यालय बच्चों के बीच किसी फिल्मी सितारे की लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अब आप जो इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों से आप क्वेश्चन पूछोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे, बच्चों से पूछोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कह रहा है जब हम एक ही बच्चे से स्टडी कर रहे हैं ना तो हम उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़े। अगर यदि उस इन्हीं डाटा को कोई दूसरी संस्था इकट्ठा कर रही है तो उसे द्वितीय आंकड़े कहेंगे, ठीक है, ये हमें पता ही है। अब ये कह रहा है देखो अगर कोई पहले से इकट्ठा के डाटा को अगर यूज करता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है ना। ये कह रहा है अब आपने पढ़ा, ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवर इंफॉर्मेशन व्हाट आर दोज डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब आपको बताना है कि जब ओरिजिन के प्लेस पर जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। तो हमें पता है कि उसे क्या बोलते हैं, हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। अगर अनुसंधानकर्ता को मौलिकता ज्यादा चाहिए, शुद्धता ज्यादा चाहिए तो वो किसका यूज करेगा। अगर रिसर्चर को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ओरिजिनिटी चाहिए तो वो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी का यूज करेगा। फिर थर्ड है कि अनुसंधानकर्ता द्वितीय आंकड़ों को कहाँ से प्राप्त कर सकता है। ये आपको यहाँ पे दो नाम बताना है। देखो ये तो पैसे तो हेल्प के लिए थी, बाकी आपको अपने आप बताना था यहाँ पे कि न्यूज़पेपर से ले सकता है, सरकार गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ले सकता है, सरकारी प्रतिष्ठान से ले सकता है, ये बताना था। देखो आगे ना भोलक के 3 गुण पूछ रहा है यहाँ पर, तो मोड के 3 गुण यहाँ लिखा है कि बच्चे ने कुछ भी बताया जो भोलक के वो बता देना। तो आप मीन मेरे मोड के अच्छे से गुण कर लेना। तो अब इसमें ना जो भी न्यूमेरिकल है वो मैं आपको यहाँ पे सारा समझाऊंगा खाली, बाकी पेपर दिखा दूंगा। ये कह रहा है मीडियन वेज निकालना है। देखो यहाँ पर आपसे माध्यिका पूछा गया है, माध्यिका पूछने के लिए आपको पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा नंबर। तो अगर मैं इसको लाइन से लगाऊंगा तो छोटा 90, फिर 100, फिर 120, फिर 125, फिर 140, फिर 150, फिर 150 है, फिर 180 है, ठीक है। अब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब 8 बच रहे हैं तो बीच में कौन से 2 नंबर बच रहे हैं, तो वो 3 इधर से कट गए, 3 इधर से कट गए, बीच में 2 बचे। तो अगर बीच में 2 बचते हैं तो दोनों को जोड़ के हम आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। देखो फॉर्मूला लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला होता है इवन नंबर का, तो ये फिर आंसर आ गया। नहीं तो शॉर्टकट तरीका आप कर सकते हो जो यहाँ पर ये किया गया है। मार्क्स में मुझे नहीं लगता कोई कमी आपकी दी जाएगी, ठीक है, फिर भी आप फॉर्मूला लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो पाई चार्ट है ना ये हर बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पाई चार्ट या तो परसेंटेज में दिया होता है, ठीक है, या परसेंटेज में पहले लाना होता है फिर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पाई चार्ट आपको अच्छे से करना होगा। तो पाई चार्ट के लिए जैसे यहाँ फूड लिखा है ना तो आप यहाँ पे फूड लिखोगे और एक एक ना लाइन छोड़ के इसे लिखना, क्योंकि कटिंग करनी होती है ना बच्चे वहां पे फिर बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं, फिर दोबारा काट के दोबारा करते हैं। तो जैसे 20 है 10 है तो ये मैं सिर्फ 2 ही करके दिखा रहा हूँ। तो टोटल जो है ना टोटल आपको नीचे लिखना पड़ेगा कितना आ रहा है। जैसे अभी परसेंटेज टोटल 100 ही आएगा, तो 20/100 मल्टीप्लाई में जो हमें बनाना है, हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट पूरा कितने का होता है, 360 का होता है, तो 360 ले देंगे मल्टीप्लाई में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, या सीधा काटना आता तो सीधा काट दो, 0 0 कट गई तो 72 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ऐसे सबके निकाल लेंगे और फिर उसके बाद सेंटर एंगल बना देंगे। इन्होंने सबके निकाल के दिखा दिए और इसने बोला कि बच्चा चित्र बना दे। तो आप जो सर्कल बनाएंगे तो पहले सबसे पहले एक लाइन डाल देना,
फिर यहाँ पे डी रखना, डी से 72 डिग्री, फिर जो जो बनता रहेगा बना देना। और अगर कभी 180 से बड़ा आ जाए तो उसको छोड़ के बाकी बना लो, लास्ट वाला 180 से बड़ा वाला बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये कह रहा है आपको पद विचलन विधि से मीन निकालना है। देखो इस बार इजी दिया था पिछले साल, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत मतलब करे हुए क्वेश्चन दे दें, आपको टफ भी दे सकते हैं। यहाँ पर सारणी है ना, ये टेबल के 4 पार्ट्स लिखने के लिए कहा गया था, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं 4 भाग, जो भी आपने याद किए होंगे। ये विजिलिंग पेड के लिए था, वैसे लर्न कर लेना। अब यहाँ पे पद विचलन विधि से आपको मीन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। मीन बोला गया है पद विचलन विधि से, तो आपको क्या करना होगा, ये देखो यहाँ पे पूरा सॉल्व है, मैं आपको दिखा रहा था, समझा रहा हूँ। देखो ये आपको 2 चीजें दे रखी थी, ये और ये दे रखा था। फिर आपको मिड वैल्यू निकालने, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है, कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये पद विचलन विधि है, तो पहले आपको किसी को मीन मानना पड़ेगा। जैसे आपने 50 को मीन मान लिया, जिसको मीन मानोगे सब में से घटा दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने कितने का गैप चल रहा है, 20-20 का गैप चल रहा है, तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब भी पद विचलन विधि आती है ना, तो यहाँ पे हमेशा गिनती बनती है। जैसे ग्राफ में क्या होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऊपर माइनस, नीचे प्लस आता है। फिर आपको क्या करना है, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो आएगा, देखो माइनस को अलग जोड़ेंगे, माइनस का 40, प्लस का 50, प्लस का 10 बचेगा। फिर आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि जनगणना और प्रतिशत दोनों में अंतर बताओ इसके बेस पर। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें आपको पॉइंट दे देंगे और आपको डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इन्वेस्टिगेशन का जो साइज होता है सेंसस में कम होता है, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे एरिया के लिए होता है ना, जबकि बड़े एरिया के लिए होगा। मैन पावर क्या है, इसके लिए मैन पावर ज्यादा चाहिए होगी, इसके लिए मैन पावर कम चाहिए होगी। मनी, इसके लिए पैसे जो है वो ज्यादा चाहिए होंगे, इसके लिए कम चाहिए होंगे। एक्यूरेसी, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, कम एक्यूरेट होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो बच्चे पढ़ना चाहे ऐसे पढ़ सकते हैं। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर इसकी थ्योरी दे रखी थी जनगणना विधि के बारे में। फिर यहाँ पर बोला है कार्ल पियर्सन की से आप करना। देखो एक कार्ल पियर्सन है और एक स्पीयरमैन है, दोनों में से किसी एक का आ सकता है, दोनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कैसे निकालना है, यहाँ देखो, ये देखो, ये एक्स और वाई होता है। कार्ल पियर्सन में क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये देखो हमने इसका टोटल कर लिया, एक्स का 170 आ गया। फिर हमने क्या करा, कितने जने हैं ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो 5 जने हैं, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर लिया, मीन निकाल लिया, 34 आ गया, समझ आ गई। फिर इस 34 को ना इस एक्स में से ही हमने घटा दिया, ठीक है। ये देखो 34 48 में से घटाया, 14 बचा, सबको घटा दिया, तो इसको बोलते हैं छोटा एक्स। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। फिर हमने वाई का भी निकाला, टोटल करा वाई का कितना टोटल है, ये देखो इन सबको टोटल कर लिया, ठीक है। टोटल कर लिया, 175 आ गया, 175 को 5 से डिवाइड कर दिया, 35 आ गया। और फिर हमने क्या करा, 35 को जो है इन सब में से घटा दिया, तो ये छोटा वाई आ गया, ठीक है। अब जैसे हमने इसका एक्स करा था ना, इसका स्क्वायर भी करना होता है। देखो पहले एक्स वाला सोल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद जो है वाई वाला जो है सोल्व कर लो। फिर इसे छोटा एक्स निकाला ना, फिर ये वाला एक्स और ये छोटा वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। और देखो जब स्क्वायर करोगे ना, 10 की 10 में स्क्वायर गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बड़ा करके दिखा देता हूँ, समझ में आ गई। जैसे बच्चे कहते 14 कैसे आया, तो इन सबको टोटल 170 आया, 170 को 5 से डिवाइड करा 34, और 34 को इन सब में से घटाया, एक्स वाला एक्स में से घटाना है, वाई वाला वाई में से घटाना है, ठीक है। फिर ये छोटा एक्स छोटा वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सारी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें देखो, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड करा, तो हम ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, फिर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट की मैंने एक वीडियो बना रखी है 8वीं क्लास वाले बच्चों के लिए, उसे स्क्वायर रूट लिखोगे
ESC स्टार्टर लिखोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो अगर जिसको सीखना हो सीख सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अगर नहीं करना था क्वेश्चन तो यहाँ नीचे देखो ये दे रखा है, यहाँ पे आपसे रैंक वाला पूछ लिया, देख लो ऑप्शन दे दिया था पिछले साल, स्पीयरमैन का देख लो रैंक वाला। तो रैंक वाले में तब आसान होता है जब कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो तो फिर रैंक में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे यहाँ पर 35, 40, 38, 60, 55, 75, यहाँ पे देखो 50 50 दो बार आ गया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे है तो नहीं, आसान ही है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कैसे करना है मैं इसमें बता देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन देख लो, जो बच्चा खुद ट्राई करना चाहे, अभी टाइम है आपके पास, आराम से तैयारी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे करेंगे ये देखो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऐसे लिख लेना। सबसे पहले एस दे रखा है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़े नंबर को आप एक से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक ही तरीके याद रखना, जो भी याद रखोगे, ठीक है। तो सबसे छोटे नंबर को एक दे दिया, उससे बड़े को दो, उससे बड़े को तीन, और ये ऑफिशियल आंसर किया तो इसी के हिसाब से चलना ना। सबसे छोटे को एक दो, ठीक है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। फिर उसके बाद दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा नंबर हमारा है यहाँ पर ये वाला दे रखा है, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, तो हमने यहाँ पर इसको एच ये लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, अब सबसे छोटे नंबर को एक बोलना है, तो एक ही आ गया। 45 को एक बोला, 48 को दो बोला। अब 50 50 दोनों बार आ गया। ये कह रहा है मुझे तीन बनाओ, मुझे तीन बनाओ। जब नंबर सेम जिस पोजीशन पे आ रहा था ना, तो कौन कौन सी पोजीशन पे लड़ रहे हैं। ये कह रहा है मुझे तीन बनाओ, इसको चार बना दो। ये कह रहा है मुझे तीन बनाओ, इसे चार बना दो। तो तीन और चार लड़ रहे हैं, तो दोनों को आधा करके 3.5। तो दोनों को हम ना तीन देंगे ना चार देंगे, 3.5 3.5 दे देंगे, ये हो जाता है। अब चार तक पोजीशन भर गई। अब 58 में कोई लड़ाई नहीं है, पांचवा नंबर दे देंगे, आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे, 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 ये आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाता है। 15 का 225, पॉइंट एक है तो दो के बाद लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट जब एक है तो दो के बाद लग जाता है। देखो जब 2.5 को मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे ना, तो 25 को 25 से करेंगे 625, पॉइंट दो के बाद लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने यहाँ पर देखो इसमें छठा भी था, तो 6 वाला भी लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आगे क्या करा, डी समझ में आगे कैसे निकालते हैं, डी पता निकालते कैसे हैं। R1 में से R2 को घटाते हैं। ये जो डी निकाला जाता है ना, ये जो डी निकाला जाता है, R1 में से R2 को घटा देते हैं, तो 1 में से माइनस 3.5 जाएंगे, ये आ जाएगा। तो आप इस तरीके से हमने ये कर दिया, टोटल इसका ये आ गया। अब फॉर्मूले में ये लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है। ये चीज तब आती है जब कोई नंबर रिपीट होता है, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला इतना सी है, 1 -6 डी स्क्वायर अपॉन में ये चीज तब आती है जब कोई नंबर रिपीट होता है। रिपीट कौन सा हुआ नंबर, 50 50 हुआ है। अब वो एक बार हुआ है तो एक बार यहाँ पे लिखा। अगर एक और नंबर रिपीट होता है, जैसे 40 40 भी होता, तो इसको एक बार और लिख देते, ठीक है। समझ में आ गई। ये एक बार क्यों लिखा है, ये एक बार क्यों लिखा पता है, क्योंकि 50 50 का जो जोड़ा वो एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे एक और नंबर भी रिपीट हो जाता, जैसे यहाँ पे जो है 75 75 भी रिपीट हो जाता, तो इसको दो बार लिख देते। अब बच्चों को बनवाता है सर यहाँ पे दो क्यों लिखा है, 50 50 कितनी बार आया, दो बार आया तो दो लिखेंगे। अगर 50 50 तीन बार आया होता तो तीन लिखते, ठीक है। ये ध्यान से सुनने वाला बच्चे कर पाएगा। अगर 50 50 50 तीन बार आया होता, तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख देते। अब क्योंकि यहाँ पर 50 जो है वो दो बार है, तो इसलिए दो लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 2 गए 6, और बच्चे ने सीधा याद रख लेते हैं। अगर कोई नंबर रिपीट हुआ लेकिन वो दो बार आया, तो इस पूरे को सोल्व करने पर 0.5 ही आता है, बच्चे सीधे याद रख लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, तो फिर इसको एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये अब थ्योरी वाले आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इसके आंसर्स हैं।
देखो मीन जो सिंपल है और जो वेटेज वाला उसमें डिफरेंट पूछा गया था। ठीक है, तो आप ये सारा यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो दूसरी बुक है ना वो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के कारण स्थिर लागत में निरंतर कमी होती रहती है। अगर कुल प्रवृत्ति लागत में परिवर्तन सीमांत लागत के कारण होता है। देखो ये कह रहे हैं जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखो फिक्स कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है? जो प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से बढ़ती घटती नहीं है। समझे मेरी बात? जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको सारी कॉस्ट पता होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। और अगर दोनों को मिला दोगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और एक एक यूनिट के निकालेंगे तो मार्जिन कॉस्ट हो जाती है। देखो जैसे मान लो आप यूनिट 0 बना रहे हो, 1 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, 4 बना रहे हो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? जैसे अगर 0 यूनिट है तब भी 10 आएगी, क्योंकि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो ना उससे पहले फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन के बढ़ने घटने बढ़ती घटती नहीं है, जो उसे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए लगाने। जैसे बिल्डिंग उसे लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसे मशीन लेनी पड़ेगी। अभी उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ तभी मशीन तो वो खरीदेगा ना, तो ये फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है, घटने से घटती है, ठीक है। जैसे 0 यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बिस्किट की फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो हम बिल्कुल अच्छे से रिसोर्स यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें 1 यूनिट बिस्किट की बनानी है तो उसमें जो आटा लगेगा वो 1 बिस्किट यूनिट के बराबर लगेगा ना, और 2 में थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ बढ़ती है, घटने के साथ घटती है। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कौन सी कॉस्ट होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो फिक्स कॉस्ट होती है, स्थिर लागत होती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है, घटने के घटती है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर इसका एवरेज निकालने को आ जाए, एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि हमें ना यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब जितनी क्वांटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको इससे डिवाइड करेंगे, नॉट पॉसिबल, इसको करेंगे 10, इसको करेंगे 5, इसको करेंगे 3.3। अब देखो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती चली जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला फिक्स कॉस्ट जो होता है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो आप बोलोगे हाँ ये सही बात बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि एवरेज की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के कारण स्थिर लागत में निरंतर कमी होती रहती है, तो यहाँ पे एवरेज के रेफरेंस में बात कर रहा है वो, जो उसका सेंस है, ठीक है। वैसे तो फिक्स प्रोडक्शन बढ़ने घटने में बढ़ती घटती नहीं है। समझ में आई? फिर नेक्स्ट है कुल प्रवृत्ति लागत में परिवर्तन सीमांत लागत के कारण होता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो हम जैसे यूनिट का यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हर यूनिट में कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, ये इसका रीजन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा एक चीज और बता रहा था, जैसे फिक्स कॉस्ट है ना, ये तो एक्सेस के पैरेलल है, लेकिन एग्जाम में अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा ना तो बोलोगे हमेशा घटते चले जाते हैं। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि क्या ये एक्सेस को टच कर सकती है, बोलोगे कभी नहीं करेगी, क्योंकि अगर 10 रुपये और अगर उसे 1 लाख से भी डिवाइड करोगे तो 0.0001 तो आएगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, कह रहा है उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कमी के कारण घटे वस्तु की मांग में डैश होता है। देखो यहाँ पर 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स होते हैं और एक इंफीरियर गुड्स होते हैं। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन घटे गुड्स की डिमांड जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है अगर इनकम कम हो जाएगी तो घटे गुड्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो अगर इनकम कम होगी तो जो लोग पहले नॉर्मल गुड्स खरीदते थे वो भी अब घटिया सामान खरीदेंगे, तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा है आदेशात्मक अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? देखो 2 प्रकार की यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, एक नॉर्मेटिव होती है, ठीक है, और एक पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मेटिव है ना वो एडवाइस तरीके से देने की, सजेशन देने की बात करती है, व्हाट शुड बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव पूछता तो क्या था, क्या है, क्या होगा, ठीक है, आपको इससे सीखने को मिल गया। फिर 21 है, ये कह रहा है उपयोगिता के गणनावाचक माप में एक उपभोक्ता दो वस्तुओं की विभिन्न
बंडलों को क्रम प्रदान कर सकता है। ये कह रहा है अगर हम कार्डिनल की बात करते हैं, कार्डिनल की देखो दो प्रकार की विचारधारा होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं तो कार्डिनल जो मेजर करता है ड्यूटी को कंज्यूमर की रैंक देता है, उसमें कार्डिनल में कह रहा है कि उसमें रैंक देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये सही है गलत है। देखो जो एक होती है कार्डिनल, दूसरी होती है ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें रैंक दिया जा सकता है कार्डिनल के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि कार्डिनल में रैंक नहीं, हम नंबर दे सकते हैं, ऑर्डिनल में रैंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे गलत लिखी है। और ये कह रहे हैं उपयोगिता के गणनात्मक माप के अनुसार उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है। देखो ये कह रहा है कार्डिनल में हम नंबर को मेजर कर सकते हैं, ये बात सही लिखी है इन्होंने, ठीक है। तो कार्डिनल को हम नंबर्स में माप सकते हैं और ऑर्डिनल को जो है वो रैंक में दिखाते हैं, ये इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हमारा आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सी सही लिखी है, फॉर्मूला सही लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, एपी एवरेज जो प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट को जो लेबर है या जो वर्कर है, ठीक है, उससे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, बाकी सारे यहाँ पे गलत मेंशन किया गया है। तो इस हिसाब से आंसर जो है हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले अच्छे से आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स लिया तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा फोकस आपको थोड़ा करना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है डैश के कारण किसी वस्तु की पूर्ति वक्र में डैश और खिसकाव होता है, ठीक है। तो आपसे बोला ड्यू टू डैश द सप्लाई कर्व तो कमोडिटी शिफ्ट टू द डैश, आपको बताना कि किसके से क्या होता है। तो यहाँ सप्लाई कर्व को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। देखो ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व जब या तो राइट में शिफ्ट होगा लेफ्ट में। और आपको बता दूं जब शिफ्ट की बात आती है तो प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, पहले हिंदी में बता दो, पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सप्लाई में चेंज होना या क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होना, ठीक है। तो जो सप्लाई में चेंज होता है ना, तो उसमें शिफ्टिंग हो जाती है, और शिफ्टिंग होती है प्राइस के अलावा अदर फैक्टर से। तो अब उसी के रिगार्डिंग पूछ रहे, तो आपको बताना कि भाई क्या होगा। तो जो सी बात सही होगी वही बता देंगे। देखो आपको पता है कि सप्लाई अगर राइट में होगी तो बढ़ रही है, और अगर सप्लाई लेफ्ट में जा रही है तो घट रही है। तो अब देखो, अगर पहले हिंदी में बता देता हूँ, अगर ये कह रहा है इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होनी चाहिए, यहाँ पे बोले राइट, ये गलत है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई में राइट जाएगी, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम यहाँ पे खिसकाव की बात करते हैं तो कीमत को नहीं लिया जाता, ठीक है। आगत की कीमत में कमी होगी तो उल्टा कमी होगी तो वो राइट में जाएगा ना, ये गलत है। तो आपको सही पता लगाना था, तो आंसर क्या क्या इसका बी आ गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो सप्लाई राइट में शिफ्ट होगी, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई अगर समझ नहीं आ रहा ना, बढ़ेगी घटेगी कैसे सर बोल रहे हैं, तो नीचे क्वांटिटी होता है ऊपर प्राइस होता है। अब खुद सोचो ये लाइन अगर इधर जा रही है और ये सीधी लाइन डाल दो, तो देखो ये इधर की तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे यहाँ 10 यूनिट है, 15 है, तो बढ़ रहा है ना। तो अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो सप्लाई बढ़ना कहते हैं, लेफ्ट में है तो सप्लाई घट रही है, इधर जा रही है क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाला वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो प्राइस की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये वाला है, वहां दूसरा आ सकता है। तो आपके सपोर्ट मटेरियल में बनी हुई है पूरी टेबल शॉर्ट में, तो आप उसमें से कर लोगे ना, आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार इसमें निकालने में टाइम लग जाता है, ठीक है। देखो ये वाला है, जैसे ये डिमांड का है ना, ऐसी सप्लाई वाला भी है। तो देखिए उसके बाद 24 है, ये कह रहे हैं उत्पादन संतुलन में तब होता है जब कुल आगम कुल लागत बराबर हो, तो ये गलत है। इक्विलिब्रियम में तब होगा जब टोटल रिवेन्यू जो टोटल कोस्ट के बराबर तब नहीं होता, जब एम आर बराबर एमसी हो और एमसी बढ़ रही हो, तब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये गलत है। ठीक है, अधिकतम लाभ उत्पादन स्तर पर कीमत औसत प्रति लागत के बराबर होनी चाहिए, ये भी गलत बोला है। तो दोनों बातें गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, कह रहा है किसी वस्तु की पूरा वस्तु की कीमत में कमी के कारण संबंधित वस्तु का मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। देखो आपको ना पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा सब्सिट्यूट गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो मिलकर किसी डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे चाय और चीनी, ठीक है। और सब्सिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो
एक दूसरे के स्थान पर यूज कर ले जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार, ठीक है, या वैन हो गई, ठीक है। और पेन, बॉल पेन हो गया, जेल पेन हो गया, इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। और आप चाय और कॉफी भी बोल सकते हो। दो प्रकार की वस्तुएं पूरक जो मिलकर किसी चीज को पूरा करते हैं, जैसे चाय और चीनी हो गई। और एक होता है संबंधित वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर ले जाता है। यहाँ बोल रहा है कि अगर पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, जैसे मान लो कार और पेट्रोल ले लिया हमने। कार और पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है, ठीक है। पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण संबंधित वस्तु की मांग वस्तु दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मान लो अगर प्राइस है या क्वांटिटी है, और जो है ना हम मान के चलते पेट्रोल की कीमत कम हो गई, पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो कार की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। समझ आई? तो अगर हम कार, यहाँ प्राइस कार का ले रहे हैं, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, ठीक है। और जो प्राइस है वो पेट्रोल का कम हो गया, क्या हो गया? कम। तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो यही कह रहा है कि किसी वस्तु की पूरक कीमत की कमी के कारण, जैसे पूरक मतलब जैसे पेट्रोल की कीमत में कमी होगी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। बढ़ना नहीं बोला, इसलिए जानबूझ के दाएं बोला, ताकि बच्चों को सिर्फ कंसेप्ट पता हो कि दाएं का मतलब बढ़ना है, इधर की तरफ जाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री में पॉजिटिव रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है क्रेता की संख्या में वृद्धि से भी किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है भाई। अगर किसी चीज को खरीदने वाले कंज्यूमर बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 है। ये कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत और उस पर किए जाने वाले व्यय के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है तो उस वस्तु की मांग कीमत पर क्या मूल्य होगा। तो देखो ये इलास्टिसिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ कमोडिटी और एक्सपेंडिचर के बीच में। तो इलास्टिसिटी क्या होगी? एक से कम होगी, ठीक है। और अगर मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है, वैल्यू सेम रह रही है, तो वो एक के बराबर हो जाती है। बाकी जो मैं सप्लाई का आपको उस समय दिखा रहा था, मिला नहीं था, सप्लाई वाला भी है पूरा दे रखा है। ये रहा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसको पढ़ लेना। और इंक्रीज कब होती है सप्लाई, डिक्रीज कब होती है, उसके रीजन यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड है तो उसको पढ़ लेना। लो ऑफ सप्लाई तो आपको पता ही होगा, जब अदर थिंग जो है वो रिमेन सेम रहती है तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सेल होने के लिए ज़्यादा होने लग जाती है, या प्राइस घटता है तो क्वांटिटी भी कम सेल होती है, तो वो लो ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल आ जाता है प्राइस सप्लाई पे। इस बार आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अभी वैसा क्वेश्चन नहीं है। देखो इधर, यहाँ देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, दिए गए आंकड़ों से सीमांत असल लागत का परिकलन करना होगा। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? मार्जिन ऑपरेटिंग कॉस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। गुड्स एक्स है, गुड वाई है। तो मार्जिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? देखो आपको ऐसे निकालना है, हर किसी का अलग अलग। 15 में से 14 गया, क्या बचा? एक। 2 में से 1 गया, 1, तो 1/1 आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे 14 में से 12 गए, कितने बचे? 2। और 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया? 2/1, यानी कि 1 आ गया, और 2/1 2 आ गया, ठीक है। फिर 12 में से 9 गए 3, 4 में से 3 गया 1, तो 3 आ गया। तो इस तरीके से आप ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस लेके फिर डिवाइड कर देना, ठीक है। डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है। ये अलग से पूछ लेता है। तो अफसर लागत बढ़ती हुई आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये कह रहा है इस वस्तु की संतुलन कीमत तथा मात्रा आपको निकालनी है। आपको ये डिमांड का दे रखा है, ये सप्लाई का दे रखा है। तो जब ये इक्विलिब्रियम बोलेगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर। बाकी थ्योरी जो दे रखा था नीचे क्वेश्चन, वो आप देख सकते हैं। और देखो अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है, बस आपको क्या करना था, बहुत सिंपल था, इन दोनों को आपस में बराबर लिख देना था। बहुत सालों पहले क्वेश्चन आया था ना। अब इस बार होने के चांस कम है, लेकिन आप जो ईडी और ईएस वाला फॉर्मूला है वो कर लेना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू वाला, ठीक है। ये देखो ये बहुत सिंपल दिया था। तो ये पी निकल गया, तो अब क्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया, देखो पी भी निकाली, क्यू भी निकाल लिया, ठीक है। समझ आई? उसके बाद यहाँ पर दोनों चीजें हमने निकालनी थी, आंसर आ गई।
फिर ये 30 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है मान लीजिए कि पैन का बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा में 28 रुपये प्रति इकाई कीमत पर एक फर्म को ₹880 की कुल संपत्ति प्राप्त होती है। जब कीमत बढ़कर 12 रुपये प्रति इकाई हो जाए तो कुल संप्राप्ति बढ़कर 1800 हो जाती है। तो पूर्ति की कीमत जो है आपको पता लगानी है। तो यहाँ पे जो है ना टोटल यहाँ पे आपको रिवेन्यू के हिसाब से आपसे दिया जा रहा है। तो आप सिंपल तरीका कर सकते हो, सप्लाई वाला है तो आपको क्या निकालना है, देखो आप जब हमें जानबूझ के यहाँ पे पी टोटल रिवेन्यू दे रखा तो क्यों तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया इसका मतलब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्राइस 8 रुपये था, प्राइस कितना था 8 रुपये। तो हमें कितने रुपये कमाते हैं हम 880 रुपये। तो इसको से डिवाइड कर देंगे तो 110 क्यों निकल गया, क्वांटिटी हमारी 110 बिकी होंगी तभी तो 880 कमाए, क्योंकि हमें पी और क्यों चाहिए होता है। अब बच्चा अगर इन्हें पहले भी करा तो शायद ना कर पाए। अब 12 रुपये बढ़कर हो गए और 1800 है, 1200 और 1800 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 150 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। बहुत सिंपल हो जाएगा, कई बार आंसर दे देता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी, पी अपन में क्यू। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, 150 में से 110, क्यू वन माइनस क्यू जीरो लिखना है चाहे लिख सकते हो जैसे। और डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, पी वन माइनस पी जीरो लिख देंगे। तो 150 में से 110 घटा देंगे, ठीक है, और 12 में से 8 घटा देंगे। फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, पी और क्यू कौन सा लेंगे, पहले वाला, ठीक है सुन भाई। तो बस इसके बाद ये हमने पुट कर दिया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। इन्होंने इसी फॉर्म में पुट करके सीधा आंसर कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चन है, ये देख लो आप कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बजट देखा तो समीकरण बनाना है इसमें, ठीक है। तो आपको मौद्रिका दे रखी है और दोनों की अलग अलग कीमत दे रखी है। तो आपको यहाँ पे बजट लाइन बना के दिखानी है। तो बजट लाइन का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप आराम से इसको बना देंगे। पहले क्वेश्चन देख लो कौन कौन से बाकी के हैं, फिर मैं इसको भी दिखाई देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है, बाकी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। देखो यहाँ पे ये डिफरेंस पूछा है, ऑप्शन देख लेना, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो चेक कर लेना उसके ऑप्शन में कोई क्वेश्चन है, तो अगर वो आपको आता है तो अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लो वेरिएबल वाला यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर इसकी थ्योरी आप देख लो, 31 हो जाएगा। ये 32 देख लो कौन सा आया, ठीक है। ये एक ही मीडियम में इसके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन कितनी आसान थी ना, हमने जो दो वस्तु खरीदी हमें नहीं पता कितनी कितनी खरीदी, बस ये बता था कितने कितने रुपए किया। तो एक्स और वाई ले लिया और टोटल मिला के हमने 400 रुपये खर्च करे हैं, ठीक है ना। ये आ गया। और बजट देखा तो ढाल पूछा था ना, तो 50/40 इसको डिवाइड कर देंगे 1.25 का आ जाएगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि इसने बोला था ना क्वेश्चन में कि क्या ये पॉसिबल है, तो चेक करो ये पॉसिबल है। देखो ये 6x + 4y की क्रय लागत, देखो यहाँ पे आप 50 और यहाँ पर जो 40 पुट करके देखो, मतलब ये जो 50 रुपये प्राइस है और 40 रुपये इसका प्राइस है, तो 460 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना है, 400 रुपये है। तो उपभोक्ता इस बंडल को क्रय नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है ना। और ये देखो हमने ना जो यहाँ पर भी हमने एक्स वाई मान लिया, आप यहाँ पे जो है ना Q1 Q2 भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में भी हमें एक्स वाई लिख दिया ना, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई का मतलब उससे प्राइस से था, यहाँ पर एक्स और वाई जो है प्राइस से लिया गया था, ठीक है ना। तो अगर किसी ने ये भी लिख दिया एक्स वाई, यहाँ पे ऐसे करते कोई दिक्कत नहीं, कोई आंसर तो सॉल्व करना, और वैसे भी ऑफिशियल आंसर की में देख लो कैसे दे रखा है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। क्लियर होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये पूछा गया था, सीमांत प्रतिस्थापन दर पूछी गई थी। तो हम क्या करेंगे, MRS का फॉर्मूला लगाएंगे, PX अपन PY कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जो प्राइस है दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर हो जाएगा। और बाकी के आंसर आप देख लो, ठीक है, मैंने पूरा दिखा दिया है, बता दिया है। बाकी जो ये पुराना पेपर है इसकी वीडियो पिछले साल डाली होगी, आप देख लेना, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स लिख के
क्लास 11 लेके ए से स्टार्ट लिखो, 3-4-2 साल पहले ये वीडियो मिले सैम्पल पेपर वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हो। मुझे ध्यान में नहीं मैंने कौन सी अपलोड की होगी पिछले साल। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।